जय हिंद दोस्तों। भारत ने हमेशा से यूएनएससी मींस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिफॉर्म्स की बात करी है। इवन कि अगर 1992 के बाद देखें तो भारत ने पहली बार यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स की डिमांड भी करी है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से कुछ सालों से हम कह सकते हैं भारत ने यहाँ पर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को लेकर जो डिमांड है वो लगातार कहीं न कहीं किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में पिछले अगर हम थोड़ा-सा हम टाइम को रिवाइंड करें, तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल फरवरी इसी टाइम की हम बात करें फरवरी 10 की, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यहाँ पर कहा था कि इंडिया विल गेट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट बट नॉट ईज़िली सेज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। इवन कि इसके लिए बहुत सारे जो देश है, इवन कि इलोन मस्क ने भी यहाँ पर जो परमानेंट सीट को लेकर यहाँ पर ये कहा है कि ये तो बहुत शॉकिंग है कि इंडिया जैसा देश यूएनएससी का ये पार्ट नहीं है, परमानेंट बॉडी नहीं है। इवन कि इसके पहले यूएस, यूके ने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर्स के लिए यहाँ पर सपोर्ट्स की बात कही है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताना चाहते हैं कि फिर से इंडिया ने यूएनएससी में ये कहा है, यूएनएससी को लेकर ये कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि ओनली 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो मिलकर पूरी 188 जो कंट्रीज हैं इसको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल्स, इंडिया कॉल्स फॉर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, क्वेश्चन डोमिनेंस ऑफ 5 मेंबर्स। इवन कि इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से ये जो डिमांड है इसमें आग पकड़ी हुई है। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि लगातार इंडिया के प्रयास से मे बी आई होप कि एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैक्सिमम 5 इयर्स या विद इन 5 इयर्स इंडिया परमानेंट मेंबर होने वाला यूएनएससी का। ये चीजें कहीं न कहीं होप भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें डेफिनेटली चीज होने वाला है। कैसे होगा ये चीजें तो समय आने पर मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल हम शुरुआत करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। लेकिन इसके अलावा भी आपके 10 मेंबर होते हैं, वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। रिसेंट की बात करें तो अभी फिलहाल ये जो 10 आपको दिखाई दे रहे वो आपके 10 रिसेंट में। लेकिन आपको बताना चाहते हैं 24-25 के टाइम में 5 मेंबर यहाँ पे बदलने वाले। आपको बताना चाहते हैं कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 10 जो वो 2-2 साल में यहाँ पर इलेक्ट होके आते हैं। और उसमें भी क्या होता है, ये बेसिकली रोटेशन बेसिस पर, अल्फाबेटिकल रोटेशन बेसिस पर जो प्रेसिडेंटशिप होता है वो बेसिकली मिलता है। सो यहाँ पर इंडिया की परमानेंट एम्बेसडर यूएन के रुचिरा कंबोज जी ने कल के दिन में यहाँ पर भारत का पक्ष रखते हुए यहाँ पर ये कहा है कि इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में। और ये रिफॉर्म्स ओनली परमानेंट में तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ नॉन परमानेंट कैटेगरीज में भी होना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर कही गई है। और ये जो तमाम जो चीजें बातें निकल के आ रही है बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, यहाँ पर ये अपनी स्पीचेस के दौरान ये चीजें निकल के आई है। यहाँ पर एक बोल्ड विजन की बात की जा रही है जो बेसिकली मोर इक्विटेबल हो, मोर इंक्लूसिव हो, क्योंकि आज के टाइम में 5 मेंबर्स है परमानेंट मेंबर, तो ज्यादा इंक्लूसिव होने की बात की जा रही है, मोर इक्विटेबल होने की बात की जा रही है। यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की बात की जा रही है जो बेसिकली अंडर डिस्कशंस में कि किस तरीके से जो मेंबर्स है उसे एक्सपेंड किया जाए, परमानेंट और नॉन परमानेंट। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर कैटेगरी को अगर एक्सपेंड किया जाए ओनली, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कभी नहीं करने वाला। इसके लिए यहाँ पर जो भी परपेचुइंग इनइक्विटीज है इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इसे दूर करना पड़ेगा, जो भी इनइक्वालिटीज यहाँ पर है। क्योंकि आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बेसिकली रेलेवेंट नहीं है कि 5 देश मिलकर पूरे 188 देशों के ऊपर डोमिनेंट एस्टेब्लिश किए हुए हैं। क्योंकि जिस समय ये बनाया गया 1945 में, उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट अलग था, आज के टाइम में कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ये अलग है। क्योंकि जब ये बनाया गया था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुआ था। लेकिन आज का जो पूरा जो परिवेश है, जियो पॉलिटिक्स है, बिल्कुल ये अलग है। इसके लिए यहाँ डिमांड की जा रही है इक्वल अपॉर्चुनिटी की, और ये बेसिकली इक्विटी डिमांड्स में होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इक्विटी का मतलब ये हुआ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और पावर, चाहे साइज कितना छोटा क्यों ना हो, चाहे जापान हो गया क्योंकि G4 नेशन में जापान भी है, या फिर पावर की बात करें तो सभी को यहाँ पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये भी बात की गई है। क्योंकि आज के टाइम में यहाँ पर रुचिरा कंबोज जी कहते हैं कि वी शेयर अ कॉमन डेस्टिनी, सो वी कैन मास्टर इट ओनली इफ वी फेस इट टुगेदर। तो ये बातें बोल के यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की डिमांड की जाती है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं इसी के साथ में एक पॉइंट और रखा गया है हिस्टोरिकल इनजस्टिस के बारे में, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप इस वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जितने भी आपके साउथ में जो भी देश है, चाहे साउथ अमेरिका की बात करें, ब्राजील, वेनेजुएला, गियाना, जितने भी देश है, चाहे अफ्रीकन कंट्री क्यों ना, इवन कि इंडिया के साथ यहाँ पर नीचे वाले जो देश है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, ठीक है, ये सारे जो देश है साउथ में, ये एज कम्पेयर टू जो नॉर्थ में जो देश है
इनके कंपैरिजन में कम डेवलप्ड है, या हम ये कह रहे हैं डेवलपिंग है, या हम ये कह रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड है। तो इसके लिए यहाँ पर ये भी बातें की जा रही है जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुआ है, और बेसिकली जो मेन फोकस किया जा रहा है कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां से कोई भी मेंबर नहीं है परमानेंट मेंबर। वैसे एशिया में तो है, वैसे एशिया तो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन लेकिन अफ्रीका में जहां पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव परमानेंट मेंबर में नहीं है, तो इसको लेकर यहाँ पर जो इनजस्टिसेस है यहाँ पर बात की गई है। लेकिन ना एक सवाल निकलता है कि इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर यूएनएससी आज के टाइम में कहा जाता है कि जिस तरीके से पहले था 1945 में जितना इफेक्टिव था, आज के टाइम में इफेक्टिव नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन है कि अफगानिस्तान के इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाया। इवन की इसराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको लेकर भी यूएनएससी फेल साबित हुआ है। इवन की रशिया यूक्रेन वॉर जो 2 साल लगभग होने वाला है, इसको लेकर भी यूएनएससी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पाया है। आज के टाइम में ना इसे कोई गिनती भी नहीं रखते कि यूएनएससी के पास में कुछ पावर भी है, उसे भी नहीं पता। क्योंकि आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हैं, यूएनएससी फेल्स टू अडॉप्ट रेजोल्यूशन ऑन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। इवन की रशिया यूक्रेन के मामले में या फिर तालिबान के मामले में, तालिबान तो ये कहा यहाँ कहा है कि तालिबान स्लिम्स यूएन रिपोर्ट, जो यूएन रिपोर्ट आया था कुछ साल पहले की हम बात कर रहे हैं, कॉलिंग अफगान गवर्नमेंट एक्सक्लूजनरी, ऐसी बातें भी निकल के आ रही थी। तो इसके लिए इंडिया अपने साइड से डिमांड करता है मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी ऑफ रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन। मतलब क्या हुआ? रिविजनिस्ट इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इंडिया चाहता है कि यूएनजीए, जिसमें 193 के आसपास में जो देश है, और एक होता है यूएनएस जिसमें 5 परमानेंट और आपके 10 नॉन परमानेंट। भारत ये डिमांड करता है कि जो यूएनजी है इसकी जो पावर है वो बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइजिंग सपोर्ट होना चाहिए, और जो यूएनएससी है इसके रेसिस्टेंस को मिनिमाइज किया जाए, जो दखल अंदाजी जो इनकी तरफ से होता है। लेकिन एक सबसे मेजर क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि इंडिया क्यों डिजर्व करता है परमानेंट सीट को यूएनएससी में? तो इसके पीछे ना कुछ कारण है। बेसिकली क्या कारण है? तो आज के टाइम में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वैसे तो रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं, जब रिपोर्ट जो रिसेंटली है जिसमें कहा जा रहा था कि जापान जो है वो 3rd में से 4th चला गया, इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, रिसेंट की बात है। तो आज 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, जिसमें 4.1 ट्रिलियन की जीडीपी है। रिसेंट की बात करें, लेटेस्ट डेटा, पॉपुलेशन मामले में पूरी दुनिया का सबसे पहला पॉपुलेशन 140 करोड़ से भी ज्यादा। इवन की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। और एशिया की बात करें तो आज के टाइम में एक मेजर प्लेयर बन के उभरा हुआ है। इवन की एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक मेजर प्लेयर बन के उभरा हुआ है। इवन की यहाँ पर ये भी बातें की जाती है कि इंडिया पंचशील के जो प्रिंसिपल्स है उनको मानता है। जो पंचशील में बेसिकली बात किया जाए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये पांचों को लेकर ना चाइना बिल्कुल कोई भी नहीं मानता है, लेकिन फिर भी वो परमानेंट मेंबर बना हुआ है। हमें लगता है कि कुछ इसमें एलिमिनेशन का भी टेक्निक होना चाहिए, ताकि कुछ ऐसे देश जो जानबूझ के यहाँ पर पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं उनको यहाँ से एलिमिनेट करना चाहिए। ये भी रिफॉर्म्स होना चाहिए ऐसे भी। इवन आज के टाइम में ये भी कहा जाता है कि इंडिया हमेशा से बात करता है डिसआर्मामेंट और नॉन वायलेंस के बारे में। और थोड़ा डेटा की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग मिशंस में अभी तक 2 लाख से भी ज्यादा ऑफिसर्स जो है यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस है वो इंडिया प्रोवाइड किया है। इसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये आया था कि ये परसों की बात है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस में जो बेसिकली इंडिया जो फंड प्रोवाइड करता है, उस फंड को रिसेंट के इंटरिम बजट में यहाँ पर 35% कट कर दिया। क्योंकि आपको बताना चाहते हैं 23-24 के जो रिवाइज एस्टिमेट है उसमें 866.70 करोड़ जो है वो कंट्रीब्यूशन ग्लोबल एंटिटीज में दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, अगर परमानेंट मेंबरशिप अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो इंडिया इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएनएससी में और आप रिफॉर्म्स तक नहीं ला पा रहे हैं। और इंडिया का मेंबरशिप डिमांड इस बेसिस पर भी किया जाता है कि जिस तरीके से आज के टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ है, साइज, डेमोक्रेटाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं, सॉफ्ट पावर, न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर, और साउथ एशियन रीजन जिस तरीके से इंडिया एक राइजिंग पावर बन के निकल रहा है उसको लेकर भी। लेकिन यहाँ पर कुछ अड़चने भी है। रोड ब्लॉक क्या है कि सबसे बड़ा है चाइना। चाइना इज वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स, जो हमेशा से, चाहे मसूद अजहर की बात करें या फिर और भी जो आतंकवादी जो है उनकी बात करें, हमेशा से यहाँ पर वीटो पावर यूज करता आया है। वो तो खैर भला हो रसिया का कि रसिया ने बहुत बार जो है, खासकर 1971 की बात करें, 1999 की बात करें, हर बार जब भी अमेरिका, क्योंकि उस टाइम अमेरिका बदला हुआ था, आज कुछ और रंग में है, तो अमेरिका बार बार रेजोल्यूशंस लाता इंडिया के अगेंस्ट में। लेकिन रशिया उस वक्त था जो इंडिया की का हमेशा से हेल्प किया है। और आज भी यूएनएससी के परमानेंट मेंबर के लिए रशिया, यूके, फ्रांस, इवन की यूएस भी आज भी सपोर्ट करता है, एक्सेप्ट कि चाइना। कुछ क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू देते हैं कि जो इंडिया है वो न्यूक्लियर नॉन
प्रोलिफरेशन ट्रीटी से एनपीटी कहते हो उसका वो सिग्नेटरी नहीं है इसलिए। लेकिन भारत अपने साइड से ये कहता है कि ये जो एनपीटी है ये डिस्क्रिमिनेटरी है और नॉन डेमोक्रेटिक है। और नेक्स्ट में पॉइंट है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज फॉर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। बेसिकली इसमें कहा जाता है कि इंडिया की जो सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अच्छी नहीं है, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छी नहीं है, बहुत सारे जो इंडेक्स रिलीज की जाती है उसको लेकर भी रैंकिंग अच्छी नहीं है। तो ये सारे रोड ब्लॉक हैं। फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भारत हमेशा से ये कहता है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल्स में रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा होंगे तो इंक्लूडिंग इंडिया, तो जो मेंबर्स है अपनी बात इजिली वहां पर रख सकते हैं और थोड़ा मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी दिखेगा। 5 में इतने बड़े देश इतने 188 को डोमिनेट करना ये कहने के इनजस्टिस है। इसलिए जो पांचों मेंबर हैं अगर ये ओनली एक कलेक्टिव वॉइस बनेंगे 188 मेंबर्स का, तो ये बेसिकली एक इनजस्टिस है। और कहा जाता है कि एंडेड इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। फाइनली ये बात बोल के कंक्लूड करते हैं कि जस्टिस अगर कहीं हो और कहीं दूसरी तरफ इनजस्टिस हो रहा है तो ये भी बेसिकली इनजस्टिस ओवरऑल माना जाएगा। सो फाइनली इन तमाम चीजों को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या है यूएनएससी को लेकर, इवन की और क्या हम लोग रिफॉर्म्स कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आप कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।